हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। एजुकेशन वो भी फ्री। अरे फ्री कुछ भी मिलता है तो हम लोग तुरंत भागते हैं, और पढ़ाई मिल रही हो तो बिल्कुल डबल स्पीड से भागना चाहिए भाई, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये हमारे भविष्य को तय करती है। आगे चल के हमारा भविष्य कैसा होगा ये हमारे आज पर डिपेंड करेगा, जब हम अच्छा पढ़ेंगे। और पढ़ते समय हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अभी मुसीबतें क्या होती हैं, कोई सब्जेक्ट है हमारी समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ है, कोई टॉपिक है हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई ये समस्या का हल लेकर हम आ गए आपके लिए। कोई भी समस्या है, आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हैं, कहीं कोई परेशानी है, बस यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पे आ जाइए और आपकी परेशानी से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम आपके सामने ला के रख देंगे और आपका जितनी परेशानी है सब दूर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा, यहाँ आइए और एकदम 100% फ्री में उस टॉपिक को समझ के यहाँ से जाइए। तो यहाँ हमारे साथ बने रहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको हर वीडियो एकदम 100% फ्री मिल रहा है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना, कोई कूपन नहीं लेना, इवन कोई पैकेज भी नहीं लेना। एक ही वीडियो को आप अगर कई बार देखना चाहते हैं तो भी उसे आप 100% फ्री ही देख सकते हैं। आपको ये वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जगह ये आपके लिए 100% फ्री है। तो आते हैं आज के वीडियो पर। आज का वीडियो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के लिए। 9th में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। हर वीडियो में इस चीज़ को मैं बता रही हूँ, पूरी तरीके से क्लियर कर रही हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा, क्योंकि हर कमेंट्स में आप लोग का आता है कि मैम ये तो हमारे सिलेबस का है ही नहीं। तो इसीलिए बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ 2 सिलेबस चलते हैं क्लास 9th में, कोर्स ए और कोर्स बी। अगर आपके स्कूल में कोर्स ए चल रहा है तो आपके पास बुक होगी क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, और आपके यहाँ अगर कोर्स बी चलता है तो आपकी बुक होगी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो अब आपको ये देखना है कि आपके स्कूल में कौन सा चल रहा है, आप वही पढ़ोगे, क्योंकि हम तो आपके लिए सभी कुछ लेकर आ रहे हैं। तो आज जो हम वीडियो लाए हैं ये कोर्स बी के बुक है स्पर्श भाग 1, इसका काव्य खंड। ये बुक स्पर्श की जो है हमारे 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। यहाँ काव्य खंड का हम आखिरी अध्याय करा रहे हैं, अध्याय संख्या है 10। इसमें 2 कविताएं दी हुई हैं, नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। ये दोनों ही कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करी हैं अरुण कमल जी ने। एक कविता जो हमारे सामने है नए इलाके में, ये आजकल शहरों में हो रहे बहुत तेज कंस्ट्रक्शंस के लिए है। इतना जल्दी निर्माण हो रहा है कि हमारी स्मृति में पड़े, मतलब हम कहीं रास्ते जाते हैं तो हम बहुत सारे माइलस्टोन्स को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं कि हाँ भाई, एक ये पेड़ है, इससे दाहिने घूमना है, एक खाली मकान है, यहाँ से घूमना है, ये एक पुराना घर है, इस तरीके से हम दाहिने घूमेंगे। तो एक माइलस्टोन हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि हम अपना रास्ता इस तरीके से खोजेंगे। यही चीज़ हमारे लेखक ने, कवि ने भी करी। लेकिन जब हमारे कवि ने जब ये माइलस्टोन लेकर वापस आए इस जगह पे एक दिन बाद, तो क्या हुआ, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। यानी कि जो वो पेड़ था वो हट चुका था, जो खाली मकान था वहाँ पर मकान बन गया था, जो गिरा हुआ मकान था वो भी सही हो गया था। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि इतनी तेज़ी से यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ कि उनकी स्मृति में जो जगह थी ये वो भूल गए, अब उन्हें अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इस कविता में उन्होंने ये बताया है। दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता में उन्होंने हमें क्या बताया था, इस कविता में वो हमें बता रहे हैं कि हमारे घर में महकने वाली अगरबत्ती, हम अक्सर जो है पूजा पाठ करते हैं उसके बाद अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती जलाने के बाद हमारा घर कितना अच्छे से महकता है, कितना अच्छी सी फीलिंग हमको आती है। लेकिन आपको पता है कि ये अगरबत्तियाँ जहाँ बनती हैं वो जगहें कैसी होती हैं या वो लोग कैसे होते हैं, उन्हीं का परिचय हमें इस कविता में मिला है। वो बताते हैं कि ये जो अगरबत्तियाँ बनती हैं, ये बनती हैं ऐसी गंदी जगहों पर जहाँ कूड़े के ढेर हैं, नाले हैं, टूटे फूटे घर हैं, उन गंदी बस्तियों में जाकर ये अगरबत्तियाँ बनती हैं। और उन्हें बनाने वाले हाथ भी कैसे कटे फटे, छोटे बच्चों के हाथ, नई लड़कियों के हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, मतलब हर इन हाथों के मामले से उन्होंने हाथों की जितनी भी लाइंस बताई हैं उससे हमें बताया है कि कितने हर उम्र का व्यक्ति इनको बनाने के कार्य में लगा रहता है। तो इस कविता में हमने 2 कविताओं में ये सारी चीज़ें समझी थी। हमने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, एनसीईआरटी सोल्यूशन किया है, एमसीक्यूज किए हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया है।
आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? ये हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इसी पार्ट से संबंधित है, हमने अभी तक नहीं किए हैं। ये हमको बताएं, इनको पढ़ने के बाद आप ये देखेंगे कि आप बहुत से नए तरीके के प्रश्नों से वाकिफ़ होंगे और ये आपको एग्ज़ाम या टेस्ट के टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इनको ध्यान से देखिए और आंसर्स को फ्रेम करना सीखिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, कवि को अपनी स्मृति के निशान कैसा धोखा धो जाते हैं? स्मृति यानी कि कवि को अपने घर तक पहुंचने के लिए जो चीज़ें दिमाग में थी वो उसको कैसे धोखा दे गई? क्यों दे गई? क्योंकि जो स्मृतियां थी वो उस जगह से मिटा दी गई, क्योंकि वहां पर नया कार्य हो गया था। अब उनको घर में पहुंचने के लिए जो जो चिन्ह उनके डिसाइडेड थे वो सभी उनके दिमाग से वॉश आउट, इसलिए क्योंकि वो चीज़ें हैं उनके दिमाग में लेकिन उनकी नज़र के सामने वो सारी चीज़ें मिट चुकी हैं, इसलिए वो सभी धोखा दे रहे हैं। कवि को अपनी स्मृतियों पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि रोज रोज नए बसते इलाकों में रोजाना बनते मकानों के कारण पुरानी निशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस तरह कवि को अपनी स्मृति के निशान धोखा दे जाते हैं क्योंकि उसने जो चिन्ह बनाए थे अपने घर तक पहुंचने के लिए वो सारे चिन्ह हट गए। अब इसीलिए वो अपने घर तक पहुंच भी नहीं पा रहा। तो ये सारी चीजें उसको कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं? धोखा दे रही हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नए इलाके में कविता में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कवि कौन कौन सी निशानियां ढूंढता है? तो उसे कौन कौन सी निशानियां ढूंढी थी? एक पीपल का पेड़ था, एक ढहा हुआ मकान था, ये खाली पड़ा प्लॉट था, तो कई चीजें थी ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत कविता में कवि अपने गंतव्य यानी कि मंजिल तक पहुंचने के लिए पीपल का पेड़, खंडहर बना मकान, जमीन का खाली टुकड़ा, 2 मकानों के बाद रंगहीन लोहे के फाटक वाला 1 मंजिला मकान इत्यादि निशानियों को ढूंढता है। तो जैसे हम लोग भी अपने घर जाते हैं ना, तो हम लोग इस घर से राइट लेंगे, उस घर से लेफ्ट लेंगे, इस तरह के निशान बनाते हैं। तो इसी तरीके से कवि ने भी अपने घर तक पहुंचने के लिए कुछ निशानों को याद किया था कि भाई हमारे घर में जाने से पहले पीपल का पेड़ पड़ेगा, एक खंडहर बन चुका मकान। खंडहर बन चुका मकान का तात्पर्य होता है मकान खाली पड़ा था और अब वहाँ कोई बहुत टाइम से नहीं रह रहा है, तो बिल्कुल खाली है, तो वो क्या हो गया? खंडहर बन गया। ज़मीन का खाली टुकड़ा है, बहुत सारे ज़मीन होते हैं ना जहाँ मकान नहीं बनते, वो ज़मीन खाली रह जाती है। ज़मीन का खाली टुकड़ा है। 2 मकानों के बाद, अब ज़मीन का जो खाली टुकड़ा था उसमें के बाद 2 मकान बने थे, 2 मकानों के बाद एक रंगहीन लोहे यानी लोहे का फाटक, गेट के घर के बाहर ना बड़ा सा गेट का फाटक लगा हुआ था, उसमें कोई भी रंग नहीं किया हुआ था, उसका 1 मंजिला मकान था, खाली 1 मंजिला मकान बना था। यही निशानियां वो ढूंढ रहा था अपने घर तक पहुंचने के लिए कि हमको ये हमारी मंजिल है और ये सारी चीज़ें हमारे रास्ते में पड़ेंगी। अब क्या, जब वो पहुंचे तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिट चुकी थी जिससे वो नहीं पहुंच पा रहे थे। प्रश्न संख्या 3 है, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया कहकर कवि क्या बताना चाहता है? क्योंकि बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं कि एक ही दिन में सारी चीजें फीकी पड़ जाती, बदल जाती हैं, इसीलिए क्या है ना, पुरानी पड़ जाती हैं। अब हम जैसे कोई भी चीजें, मान लीजिए आप आज सुबह अपने घर से निकले, स्कूल के लिए निकले, घर में मम्मा थी, आप पूरा आपने देखा कि घर पूरी तरीके से अव्यवस्थित था क्योंकि सुबह सभी को जाने की, पापा जाते हैं, आप लोग जाते हो, भाई बहन जाते हैं, तो मम्मा रह जाती है घर में अकेले, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है मॉर्निंग में। फिर उसके बाद जब आप दोपहर में पहुंचते हो तो क्या होता है? पूरी तरीके से व्यवस्थित होता है ना। क्या होता है, उस मम्मा ने इतना सारा काम कर लिया होता है कि वो पूरा घर, हर एक चीज़ व्यवस्थित है, आपके लिए खाना बना तैयार है। तो क्या हुआ उस बीच में कि बहुत तेजी से कार्य हुआ, यही यहाँ पर हुआ। कवि जब हमारे सुबह निकले तो क्या हुआ, उनका घर जैसा था, आसपास का माहौल जैसा था वैसा ही था। एक दिन बाद जब वो घर पहुंचे तो देखा कि वहाँ पर कितना का सब कुछ बदल चुका था। वो जो खाली मकान था वहाँ मकान बन गया था, जो पीपल का पेड़ था उसे हटा दिया गया था, जो रंगहीन फाटक था उस पर रंग कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, वो एक दिन में बदल गई। कारण क्या था? क्योंकि बहुत तेजी से निर्माण कार्य हो रहा था। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया कहकर कवि रोज तेजी से हो रहे बदलाव के विषय में बताना चाहते कि कितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं। कल जिस स्थान पर कुछ नहीं था, क्या नहीं था? कुछ भी नहीं था, आज वहीं ऊंची इमारत खड़ी है। अब कुछ नहीं था क्या मतलब? जो प्लॉट खाली पड़ा था वहां पर, जहां भवन था वहां कुछ और बन गया,
मतलब जहाँ पर वो टूटा हुआ खंडर बना मकान था ना, वहाँ पर अब कुछ और बन गया था। परिवर्तन की इस तीव्र दौड़ में एक दिन पहले के की निर्मित वस्तु भी पुरानी हो जाती है। मतलब इतना तेजी से बदलाव, तब्दीलियां हो रही हैं कि एक दिन पहले जो चीजें बनी थी वो भी बहुत पुरानी सी हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, नए इलाके में कविता में कवि ने नए इलाके की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब नए इलाके में क्या क्या विशेषता थी, नई नई इमारतें बन रही थी, नई नई चीजें बन रही थी, इन्हीं के बारे में उन्होंने बताया ना। तो देखिए क्या है, नए इलाके में कविता में कवि ने नए इलाके में प्रतिदिन बनने वाले नए मकानों, नई इमारतों की चर्चा की है। क्योंकि ये मेन जो कविता है वो है ही कंस्ट्रक्शन पे, ये नहीं है कि वहाँ पर आपका कोई चीज़ और बदल रहा है, कि मतलब इतनी तेज़ी से मकान और इमारतें बन रही हैं कि शहरों के परिदृश्य बदल रहे हैं, इवन गाँव के भी बदल रहे हैं, गाँव में भी अब निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि इतने ज़्यादा मकान और इमारतें बन रही हैं, उनकी चर्चा की गई है। रोज रोज होने वाले निर्माण कार्यों के कारण सामाजिक परिवेश बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अब सामाजिक परिवेश इससे कैसे मेल खाता है, देखिए क्या होता है, जब तक हमारे घर के आसपास ओपन एरिया होता है, जगह नहीं बनी है, तो एनवायरनमेंट बहुत, अब जैसे जैसे बनता जाएगा हीटअप होता जाएगा। अब सामाजिक परिवेश कैसे बदलेगा, क्योंकि हमारे घर के आसपास जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो हम शायद उनसे परिचित नहीं हो पाए, इतना मेल जोल नहीं हो पाए, हमारे रहने सहने के तरीके जो हैं वो सभी बदल जाते हैं। लोग अपने पड़ोसियों को भी नहीं पहचानते और ना ही उनसे कोई आत्मीय संबंध रखते। जैसा हमने बताया कि हमारे आसपास जितने ज़्यादा लोग आएंगे, हम सभी लोगों से तो परिचित नहीं हो सकते ना, हम कुछ से परिचित हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा निर्माण कार्य होंगे उतने ज़्यादा लोग हमारे आसपास आकर रहने लगेंगे और हम बहुत ही कम लोगों से परिचित हो पाएंगे, हम उनको जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। और इतना जब जान समझ नहीं पाएंगे तो हमारा तो रिलेशन ही उनके साथ नहीं रहेगा। नया सृजन पुरातन के ध्वंस पर हो रहा है, इसलिए परंपराएं व मूल्य समाप्त हो रहे हैं। अब नई चीज़ें जो हो रही हैं, नई चीज़ें जो बन रही हैं, वो क्या हो रहा है, वो पुराने को कहीं ना कहीं मिटा कर हो रही हैं। यानी कि देखिए, जहाँ पर खाली जगह थी या पुराने मकान थे, उनको गिराकर नए मकान बना दिए गए। पहले एक मंजिला घर था, आराम से गार्डन था, सीढ़ी थी, 4 कमरे थे, आप रह रहे थे। अब क्या किया, उस मकान के ऊपर एक मंजिला और बना दिया, फिर और बना दिया, फिर और बना दिया, ऐसे बनाते हम चले गए। अब बनाते जब हम चले गए तो क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्टली हमको बताया है कि यहाँ पर जहाँ पुराने मकान के ऊपर नए मकानों का निर्माण किया जा रहा है, नई इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे पुराने मूल्य जो हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हमारे जो संस्कार हैं, उन्हीं के ऊपर नए पाश्चात्य संस्कारों का निर्माण भी किया जा रहा है। आप अगर पुराने घर देखोगे तो आज के बनिस्बत वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, आप पुराने घरों में जाओ, गाँव के घरों में जाओ, देखो कितनी ऊपर जो रूफ़ होती है वो कितनी ऊपर होती है, और वो घर हमारे आजकल के प्रेजेंट घरों से कितने ठंडे रहते हैं। लेकिन उनके टेक्निक्स को बदलकर आजकल क्या छोटे छोटे घर बना दिए गए, इतने हीटअप होते हैं और ठंड में भी हम लोग को आराम नहीं, मतलब किसी वेदर में हम लोग को इतना आराम नहीं मिलता जितना उन बड़े घरों में, पुराने घरों में हमको मिलता था। कारण क्या है कि आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, यानी कंस्ट्रक्शन कार्य बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा है, रहने के लिए उन्हें जगह चाहिए। इस कारण से क्या होता है कि उनको क्या कहते हैं, वो पुरानी मूल्य, जो पुरानी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती। इसी तरह हमारे अंदर के जो पुराने मूल्य हैं, लोगों से आत्मीय संबंध रखना, परंपराएं शेयर करना, त्यौहार शेयर करना, ये सारी चीज़ें भी जब आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, बहुत सारे लोग रहने लगेंगे, तो शायद हम उनके साथ शेयर ना करें। प्रश्न संख्या 5 है, नए इलाके में कविता में कवि ने किस विडंबना को चित्रित किया है। तो ये विडंबना क्या है, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी। इन्होंने इमारतों और ये जो निर्माण कार्य इतनी तेजी से हो रहा है, इससे इनडायरेक्टली उन्होंने बताया कि आजकल हम लोग अपनी लाइफ कितनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में जीते हैं, इतना तेजी से भागते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, पूरा दिन मशीनीकृत जीवन जीते रहते हैं।
प्रस्तुत कविता में कवि ने आधुनिक शहरों की विडंबना को दर्शाया है। आज के भाग दौड़ वाले युग में जीवन की गति परिवर्तनशील है, मतलब इतनी तेजी से हर चीज बदलती है, मल्टीटास्किंग काम हो रहा है आजकल, मतलब 24 घंटे का समय हमारे लिए कम पड़ता है। हम इतनी तेजी से दौड़ते हुए भागते हुए काम करते हैं। पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में लोग स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते हैं। आपसी स्नेह और संवेदनाओं के लिए लोगों के दिलों में कोई जगह नहीं रह सकती है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर हमारी ज़िंदगी में इतनी भागदौड़ होगी तो जाहिर सी बात है परिवर्तन भी उतनी तेजी से होगा। जब परिवर्तन इतनी तेजी से होगा तो क्या हम लोगों से इतने आत्मीय संबंधों का निर्माण कर पाएंगे? हम यहाँ पर हमारे जो क्लोज रिलेशंस हैं हम उन्हीं को नहीं संभाल पाएंगे इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, तो बाकी और सामाजिक संबंध हम कैसे बनाएंगे? हम सोशल नहीं हो पाएंगे। तो यही चीज़ उन्होंने बनाया कि आपसी स्नेह और संवेदनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से कम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, और इसका सबसे कि मतलब चीज़ें कितनी तेज़ी से बदल रही हैं, हमारी यादें, हमारी चीज़ें, हम कुछ भी, आप आज से 10 दिन पहले की चीज़ याद करना चाहो आपको याद नहीं आएगी कि आपने क्या किया था। क्यों? क्योंकि हम दिन में इतना सारा काम करते हैं, इतनी जगह पर इतनी सारी चीज़ों पर अपना दिमाग लगाते हैं कि 10 दिन की पहले की स्मृति ही हमारे दिमाग से वॉश आउट हो चुकी होती है। प्रश्न संख्या 6 है, नए इलाके में कविता का शीर्षक कितना सार्थक है? अभी जो कविता हमने पढ़ी है इस कविता का नाम है नए इलाके में। क्या ये कविता का जो शीर्षक दिया गया है इसके लिए पूरी तरीके से सूटेबल है? अगर है तो क्यों है आप ये बताओगे, और अगर नहीं है तो इसके लिए आप कोई दूसरा नाम दोगे और ना होने के तर्क भी दोगे। तो जैसे भी आप कहीं पे भी कोई उत्तर देते हो कि हाँ है तो भी तर्क देना है, नहीं है तो भी आप तर्क दोगे, रीज़न दोगे। तर्क का मतलब होता है कि आप रीज़न दोगे कि ऐसा क्यों है। और अगर जैसे शीर्षक आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप खुद एक कोई शीर्षक सजेस्ट करेंगे। नए इलाके में कविता का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है क्योंकि शहरी वातावरण में नित्य नए बदलाव आ रहे हैं, पुरानी पहचान के पैमाने काफ़ी बदल गए हैं। अब आप देखोगे अपने ही शहर में, आप जिस भी शहर में रहते हो वहाँ पर चीज़ें कितनी तेज़ी से बदली हैं, कितने नए नए पुल बने हैं, कितनी नए नए मॉल्स बन गए, शॉपिंग मॉल्स बन गए, बिल्डिंग्स बन गई, बड़े बड़े मकान बन गए। हुआ ना? आप अगर पिछले 4 से 5 सालों में ही देखोगे तो बहुत बदलाव आया। कुछ इलाकों में तो आप पिछले कुछ दिनों में ही बदलाव देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, शहरों में जितना तेजी से बदलाव हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। इसीलिए हम क्या है, जिस इलाके में रह रहे हैं वही इलाका हमारे लिए नया हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? मान लीजिए आप जिस जगह पर रह रहे हैं, आप 2 दिन घर से बाहर निकलो, 2 दिन बाद आपको अपना जगह नया नया लगेगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका होगा। बहुत ढूंढने पर भी पुरानी यादों के सहारे सही पते पर नहीं पहुंचा जा सकता है। कम समय होने के कारण जीवन की रफ्तार तेज हो गई है। मनुष्य नए इलाके में अपना अस्तित्व कहीं खो बैठा है। हमने जैसे बताया आपसे कि हम 2 दिन बाद ही घर से अगर बाहर निकलेंगे तो चीज़ें बदल चुकी होती हैं। तो इसीलिए हमारे लिए हमारा वो आसपास का इलाका क्या हो गया होता है, नया, जिससे हम अच्छी तरह परिचित हैं, हम जहाँ रह रहे हैं वही इलाका हमारे लिए नया हो चुका होता है। कारण तेजी से होते बदलाव, और इन बदलावों के कारण हमारे मस्तिष्क में जो स्मृतियां थी वो भी जो है ना कहीं गलत साबित हो जाती, क्योंकि हमने अपनी जो स्मृतियां बनाई हैं वो पुराने के समय से बनाई हैं, जो पुराने कार्य हो रहे थे। अब क्या हुआ, अब तो चीज़ें बदल गई। अब बदलने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे तो अब जो हमने सोचा था वो तो अब चीज़ें बदल ही गई। तो इसलिए वो स्मृतियां भी कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पीपल के पत्ते जैसे नए नए हाथ से कवि का क्या तात्पर्य है? अब यहाँ पर हमारी जो दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, उससे ये प्रश्न आया है। पीपल के पत्ते जैसे नए नए हाथ, तो जो इनसे आश्रय है वो बच्चे जो छोटे छोटे हैं, जिनके हाथ कोमल हैं, उनके बारे में ये बताया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के कोमल कोमल छोटे छोटे हाथ होते हैं, उनके लिए ये पीपल के नए नए कोमल कोमल पत्तों की उपमा दी गई है। यहाँ कवि का तात्पर्य उन भोले भाले मासूम बाल श्रमिकों से है जो अगरबत्तियां बनाने वाले उद्योग में कार्य करते हैं। कवि उन छोटे छोटे बालक बालिकाओं के हाथों को पीपल के पत्तों के समान कोमल बताता है, जो हमें खुशबू प्रदान करने के लिए दिन रात काम में जुटे रहते हैं। तो बता रहे हैं कि जैसे बड़े लोग घर पे होते ना, घर में जितने हाथ उतना काम होगा, उतना मनी आएगा।
ये चीज़ होती है ना, तो यही वहाँ पर होती है। ये छोटे छोटे बच्चे भी उस काम में लग जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगरबत्तियाँ बन सकें और जो है हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ सके। तो इसीलिए ये बाल श्रमिक जो हैं हमारे घर में खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों के लिए अपने छोटे छोटे कोमल कोमल हाथों से ये अगरबत्तियों को बनाते हैं। ये छोटे बालक बालिकाएं हाथ को इनकी कोमल होते हैं, क्योंकि भाई अभी तो उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया, तो बहुत ही सॉफ्ट उनके हाथ होते, इसीलिए उनको कोमल जो है पीपल के पत्ते जैसे नए नए, जिस पीपल का जो पत्ता आप नया नया निकलोगे देखोगे तो कितना प्यारा सा सॉफ्ट सा, देखने में ही सॉफ्ट सा लगता है। तो उसी तरीके से छोटे ही बच्चों के हाथ भी होते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कवि ने हाथों का वर्णन करने के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है? अब वो चाहते तो वो डायरेक्टली बोल देते, लेकिन उन्होंने अलग अलग विशेषण लिए, उभरी नसों वाले, पीपल के नए नए पत्तों वाले, कटे फटे हाथों वाले, बताया है ना इस तरीके से। तो उन्होंने इसके लिए विशेषणों का इस्तेमाल क्यों किया है? हाथों का वर्णन करने के लिए कवि ने अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है क्योंकि ये अगरबत्ती बनाने वाले लोग हर आयु वर्ग और हर तरह की विषम परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं। उनके मर्म को समझाने और निकटता से उन पर दृष्टि डालने के लिए कवि ने ऐसा किया है। अगर वो डायरेक्ट बोल देते कि भाई वृद्ध व्यक्ति जो है वो बनाते हैं अगरबत्तियाँ, या युवक बनाते हैं, या मेहनत करने वाली औरतें बनाती हैं, तो शायद आप उनके व्यक्तित्व को ठीक से नहीं समझ पाते। यहाँ पर जैसे ही हम बोलते हैं उभरी नसों वाले हाथ, तो यहाँ पर उससे क्या हमारे दिमाग में आता है कि हाँ बड़ा ही बुजुर्ग व्यक्ति है, और इस बुजुर्ग व्यक्ति की दशा ज़रूर ही खराब होगी जो वो इस उम्र में भी कार्य कर रहा है, अगरबत्ती बना रहा है। कटे फटे हाथ, यानी कि हाथों में चोट लग गई है, काम करते करते नाखून घिस गए हैं, लेकिन तब भी उसकी मजबूरी है कि उन्हें उस कटे फटे हाथों से अगरबत्तियां बनानी पड़ रही हैं, यानी कि उसकी भी मजबूरी है। छोटे बच्चे जो जिनके हाथ जो अभी खेलने की उम्र है, जिनको पढ़ने की उम्र है, वो बच्चे जो हैं आज बाल श्रमिक बन के अगरबत्तियाँ बना रहे हैं, यानी कि उनके आसपास उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, इस कारण से इन छोटे बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने विशेषणों का इस्तेमाल किया है ताकि आपको लोगों के बारे में और उनकी परिस्थितियों के बारे में अच्छे से अवगत करा सके। प्रश्न संख्या 9 है, विभिन्न हाथ जिन अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं उनकी क्या खासियत है? अब आपको सब बताना है, ठीक है, कि जो जो हाथ हैं, जो हाथ अगरबत्तियां बना रहे हैं, उनकी क्या खासियत है। देश की मशहूर अगरबत्तियों का निर्माण कूड़े करकट और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग करते हैं। हमको पता है, जो अलग अलग फूलों की सुगंधों से भरी होती है, अगरबत्तियों में अलग अलग महक होती है ना, महक कौन कौन सी है? उनमें केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी की सुगंध समाई होती है। सारे देश में ये सभी लोगों के बीच प्रसिद्धि पाती है। तो विभिन्न हाथ जिन अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं उनकी क्या खासियत है कि वो जो अगरबत्तियां बन रही हैं वो डिफरेंट डिफरेंट महक की है, बहुत अलग अलग उनमें सुगंध होती है। आप देखिए, आपके घर में भी अगरबत्तियां आती हैं तो देखिए कितनी, कभी कोई महक है, कभी कोई महक है। आप मार्केट में चले जाओ तो कितनी ज़्यादा महक वाली अगरबत्तियां आपके लिए मौजूद रहती हैं। तो ये अगरबत्तियों की खासियत है और ये पूरे देश में लगभग हर घर में जलाई जाती है। प्रश्न संख्या है 10, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, इन पंक्तियों के मर्म को समझाइए। जो हम लोग के घरों में खुशबू फैलाती हैं अगरबत्तियां, है ना, हमारा घर कितना सुगंधित हो जाता है। ये खुशबूदार चीज़ जो है ये कहाँ बनती है? हमारे शहर के सबसे गंदी जगह पे, जहाँ सबसे ज़्यादा बदबू होती है, ऐसी जगहों पे जहाँ कूड़े के ढेर हैं, खुली नालियाँ हैं, गंदे हैं, कीचड़ है, स्मेल है, तो ऐसी गंदी जगहों पर बनते हैं। तो क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित, विषम और दयनीय परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के द्वारा दुनिया का उपयोग होने वाली पवित्र एवं सुगंधित वस्तुओं का निर्माण होता है। कवि के अनुसार समाज की यह एक उल्लेखनीय विडंबना है कि मतलब हमारे, अब इसको आप ऐसे समझो, हमारे घर को सजाने वाले जो लोग होते हैं, इवन आप देखिए जो मेसन होता है, जो लेबर होता है, कारपेंटर है, पेंटर है,
आपका प्लम्बर है, जो कोई भी है, आपके घरों को कितना अच्छा बना देते हैं, हर एक चीज़ व्यवस्थित कर देते हैं। मगर ये लोग रहते कैसी जगहों में आप जाकर देखेंगे ना तो आप डर जाएंगे। तो वही चीज़ें बताई गई हैं कि जो हमारे घरों को खुशबू प्रदान कर रहे हैं, इन अगरबत्तियों को बनाने वाले लोग बहुत ही विपरीत, हमसे विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। जिस परिस्थिति के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, वो ऐसी परिस्थितियों के बीच में रहकर इतनी खुशबूदार अगरबत्तियों को हमारे घरों को महकाने के लिए बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, गंदगी में रहकर भी खुशबू का निर्माण कथन के द्वारा कवि देश की किस विषमता की ओर इशारा कर रहा है? विषमता है दयनीय परिस्थितियां, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जहां पर लोग सिर्फ जीने के लिए मजबूर हैं, उसके लिए कुछ भी करते हैं, अपने आसपास के वातावरण, हाइजीन तक का ध्यान नहीं रखते। तो ये दयनीय स्थिति को उन्होंने इसके माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करी है। कवि के अनुसार दयनीय और विपरीत परिस्थितियों में छोटी तंग गलियों से गुजरकर कूड़े के ढेर में बने निवासियों में रहने वाले वे लोग स्वयं बदबूदार एवं गंदे वातावरण में रहते हुए दूसरों को अपने द्वारा बनाई गई खुशबूदार अगरबत्तियां प्रदान करते हैं। अब देखिए क्या है, बहुत गंदी जगहों पर रह रहे हैं, बहुत बेकार जगहों पर रह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या बना रहे हैं? एकदम खुशबूदार बढ़िया सी अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरते हैं। समाज इन सुगंधित अगरबत्तियों का उपयोग करता है तो वह कभी उन लोगों के विषय में नहीं सोचता जिनके हाथों ने इनकी रचना की है। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि इसी विषमता की ओर संकेत करता है। हम देखिए, घर में अगरबत्ती हमने जलाई, खुशबू, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये कैसी जगहों पर बनी है, कैसे लोगों ने इसको बनाया है, इसको बनाने के लिए उनको कितना क्या मिला होगा, क्या जितना हमको यहाँ पर सुविधा मिल रही है इस अगरबत्ती को जलाने से, क्या इसका मोल उनको इतना मिला होगा? तो यहाँ पर हम जब अपने घर में अगरबत्तियों को जलाते हैं तो शायद हम नहीं देखते कि ये कैसी जगहों पर बन रही हैं, कैसी परिस्थितियों में, कैसे लोगों के द्वारा बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर गंदगी में रहकर भी खुशबू का निर्माण जो करने की जो लाइन दी गई है, इस कथन के माध्यम से बता रहे हैं क्या? उन लोगों के बारे में जो इतनी विषम परिस्थितियों में रहकर हमारे लिए इतनी खुशबूदार चीजों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता का मूल उद्देश्य क्या है? अब ये कविता जो हमारे सामने रखी गई है, ये किस उद्देश्य से रखी गई है, हमें क्या बताना वो चाहते हैं, कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं? भाई कोई भी काम हो रहा है किसी मकसद से किया जाता है ना, तो अब ये कविता अगर रची गई है तो ये किस मकसद से रची गई है, हमको क्या बताना चाहती है? इस कविता का मूल उद्देश्य समाज के दरिद्र और उपेक्षित लोगों की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट करना है। अब इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया कि कितनी गंदी जगहें हैं, कैसे कैसे लोगों को इसको बनाने के लिए काम करना पड़ रहा है, यानी कि हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो बहुत उपेक्षित है, यानी कि जिसको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं, खाने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, ही इवन वो इतनी विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनके परिवार का हर सदस्य जो है इस काम में लगा रहता है, जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, हालात से विवश होकर स्वयं गंदगी में भी रहकर समाज के अधिकांश लोगों के उपयोग में आने वाली खुशबूदार वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया कि इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पर हम जाने से भी हमको उलझन हो, वो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं और हमारे घरों को सुंदर खुशबूदार महकाने के लिए वो इतनी खुशबूदार अगरबत्तियों को बना रहे हैं। तो ये कविता का उद्देश्य है कि हम अपने घर में जो फैसिलिटीज़ पा रहे हैं, इनको देने वाले लोग बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? खुशबू रचते हैं हाथ कविता के माध्यम से कवि धनी वर्ग से क्या अपेक्षा करता है, स्पष्ट कीजिए। अब वो ये चाहते हैं कि भाई धनी वर्ग, हमारे घर में अगरबत्तियां तो जल गई, हमारा घर खुशबूदार हो गया, हमने यहाँ पर देख लिया कि इनको बनाने वाले लोग कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उनकी परिस्थितियों की ओर ध्यान दें और उनकी कुछ हेल्प करें। तो यहाँ देखिए क्या है,
खुशबू रचते हाथ कविता के माध्यम से कवि धनी वर्ग से यह अपेक्षा करता है कि वह उन गरीब और आर्थिक रूप से विवश मजदूरों के बदबूदार जीवन में भी खुशबू फैलाने के लिए कोई प्रयास करे, जो समाज के सभी लोगों के जीवन में खुशबू फैलाने का काम करते हैं। मतलब वो हमारे जीवन में जो लोग खुशबू फैला रहे हैं वो खुद ऐसी बदबूदार जगह में रह रहे हैं, तो ये हमसे कवि ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें उनकी बस्तियों में भी जाकर कार्य करना चाहिए, उनमें साफ सफाई, इन सारी चीज़ों का ध्यान हमको रखना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने घर की तो गंदगी बाहर कर देते हैं, लेकिन उस गंदगी को हटाने वाला खुद कितनी गंदगी में रह रहा है उसका भी हमें ध्यान रखना है, ताकि उसको भी एक अच्छा जीवन मिल सके। क्योंकि भाई ईश्वर ने हम सभी को समान रूप से इस पृथ्वी पर भेजा है, हमारी परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। वो भी खास तौर से वो व्यक्ति जो हमारे ही घर को महकाने का काम कर रहा है, इतनी खुशबू फैलाने का काम कर रहा है ना, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। धनी वर्ग ऐसी व्यवस्था करे कि खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वाले मजदूरों को गंदगी एवं बदबूदार नरक जैसी बस्तियों में ना रहना पड़े। तो अब भाई देखिए, धनी वर्ग के यहाँ तो हम इतना केपेबल हैं कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास आर्थिक ताकत है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनकी बस्तियों में जाकर उन्हें जो है सही करवा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, उनका जीवन भी अच्छा रहेगा। तो यही कवि हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 है, मनुष्य को नए इलाके में किस समस्या का सामना करना पड़ा। अब क्या हुआ उनको समस्या नए इलाके में, कविता में अब क्या हुआ, जैसे ही वो नए इलाके अपने घर में वापस आए तो उनके लिए वो सारी जगहें बदल चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर नया नया निर्माण हो चुका था। अब इससे उनको परेशानी क्या क्या हुई, वो अपने घर तक नहीं पहुँच पाए, वो पहचान ही नहीं पा रहे कि उनके घर का रास्ता क्या है। फिर उन्हें आखिर में क्या हुआ कि वो हर एक घर का दरवाज़ा खटखटाएं और पूछें क्या ये वही घर है जहाँ हमें जाना है। तो इस तरह की कई समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। वो भी किस कारण से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही जल्दी बहुत सारे नए जो है निर्माण हो गए थे, इसलिए उनकी स्मृतियों में जो जगह जाने का रास्ता बसा हुआ था वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गया। कवि कहता है कि नए इलाके में रोज रोज कुछ ना कुछ नया निर्माण होता है, रोज रोज नए आबादी का बढ़ना, नए भवनों का बनना एक समस्या है। नई घटनाएं भी घटती हैं, अब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, होता है कि नहीं होता है, नए भवन बन गए, नए सारे लोग आ गए, कभी कोई घटना हो जाती है जिसके कारण से आसपास चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभी, तो क्या होता है, वो जगह का रेलिंग वहाँ पे टूट गया, अब वहाँ पे नया रेलिंग लग गया, तो वहाँ पर जो हमारी स्मृति थी उससे तो चीज़ें बदल गई ना। रोज नई नई इमारतों के निर्माण से मनुष्य रास्ता भी भूल जाता है। अब जाहिर सी बात है, नया निर्माण होगा तो हम तो रास्ता भूलेंगे ही भूलेंगे। हमने अगर अपने दिमाग में उस जगह जाने के लिए एक अलग ही तरह से नक्शा बना रखा है, तो वह पहले घर जाने के लिए जिन जिन निशानियों को याद रखता था, अब वे निशानियां वहां नहीं मिलती हैं, बल्कि उनके स्थान पर कुछ नया निर्माण नजर आता है। अब नई नई निशानियां क्या थी, पीपल का पेड़, खंडर बना मकान, और क्या कहते हैं, एक मंजिला इमारत जिसका फाटक जो है रंगहीन था, ये सारी चीज़ें थी। अब वो क्या है, वो एकदम से बदल गई। अब वो जब वो चीज़ें ही नहीं है तो उसकी स्मृति क्या हुई, वो धूमिल हो गई। इन सब के कारण उसके चारों ओर अजनबियों का एक संसार बस गया, अतः वह उनके बीच अपनी पहचान के लिए तथा आत्मीयता के लिए तरसता है। नए निर्माण के कारण हमारी पुरानी यादें बेकार हो जाती हैं। अब क्या होता है, जब वहाँ पर नया निर्माण हुआ तो नए लोग रहने आए। अब नए लोग जब रहने आए तो जिनसे हमारा बहुत ही घनिष्ठ आत्मीय संबंध था, अब वहाँ पर अगर वो लोग चले गए, उसकी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा उनसे इतना अच्छा संबंध नहीं होगा। तो वो एक हम जो अपनेपन के लिए हम तरसने लगते हैं। तो ये बहुत सारी परेशानियां हैं जिनका सामना हमारे कवि ने किया है जब उस इलाके में नया निर्माण हो गया और वो उस जगह पर पहुंच नहीं पा रहे थे। आज नगरों में बसने वाली बस्तियां इतनी तीव्रता से बढ़ रही हैं कि आदमी को अपना घर ढूंढना कठिन हो गया है। यदि वह कुछ दिन बाद अपनी बस्ती में लौट कर आए तो रास्ता तक भूल जाएगा, उसकी पुरानी निशानियां देखते ही देखते नष्ट हो जाती हैं। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो निर्माण एक दिन पहले किया जाता है, दूसरे दिन तक वह पुराना पड़ चुका होता है। मान लीजिए आपके घर के सामने एक नया घर बन रहा है, आज वहां पर जो है ऊपर
क्या कहते हैं, दीवारें, आज वहाँ पर दीवारें खड़ी हो गई। आप दूसरे दिन जाओगे तो उसके बगल में एक नया काम शुरू हो चुका होगा, दूसरा नया घर बनना शुरू कर, तो जो आपके लिए कल नया था आज वो पुराना हो गया, और आज आपके लिए जो नई इमारत बन रही थी वो नई हो गई। तो इतनी तेजी से निर्माण होता है कि हमारे लिए वो सारी चीज़ें जो पहले थी वो सब पुरानी हो जाती है और नई नई। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई हैं तेजी से हो रहे शहरीकरण के बारे में। प्रश्न संख्या 15 है, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि तेजी से हो रहे बदलावों के कारण जो पुराने माइलस्टोन्स बनाए थे हमने अपने रास्ते की पहचान के लिए, अपने घर तक पहुंचने के लिए, वो निशान कहीं ना कहीं जो है वो पुराने पड़ गए। हम अब वो निशान ही नहीं है तो क्या हुआ, हम वहां तक कैसे पहुंचे। तो वही चीज़ है, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, यानी कि जो निशान थे वो अब है ही नहीं, तो हम कैसे पहुंचे। होता है ना, को किसी ने हमको धोखा दे दिया कि हाँ हम तुमको कल ये चीज़ देंगे, मगर नहीं दिया। वही चीज़ जब हम कल लौट कर आए घर, हम अपने घर पहुंचना चाहते थे तो देखा वो जगह ही नहीं है कि कहाँ तक हम कैसे हम घर पहुंचे। तो इस पंक्ति का यही आशय है। देखिए, कवि ने दुनिया में तीव्र गति से हो रहे निर्माण को संकट का एक रूप बताया है। वह कहता है कि रोज रोज हो रहे निर्माणों से वह इतना परेशान है कि अक्सर रास्ता भूल जाता है। अपने घर तक जाने का उसका जो रास्ता होता है वो कहीं ना कहीं वो भूल जाता है। वे पुराने निशान जिनके द्वारा वह अपना घर आसानी से ढूंढ लेता था सब मिट चुके हैं, जैसे कोई पेड़ या पौधा आदि अब नष्ट हो गए हों। यानी कि जो चीज़ें थी कि हम जाते थे अपने घर और ये यहाँ तक पहुँचने के लिए जो निशान थे वो सभी कुछ मिट गए, क्योंकि वहाँ पर नई चीज़ें बन गई। तो अब वो जो है परेशान है कि कैसे पहुँचे। हर इंसान को परेशानी होगी, कभी कोई नहीं, कोई भी होगा, आप भी होगे तो आपको भी परेशानी होगी। कवि कहता है कि जमीन में जो बड़े बड़े खाली टुकड़े पड़े थे वहां भी अब बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। खाली टुकड़े यानी कि जो बड़े बड़े प्लॉट्स पड़े थे वहां पर भी अब नया काम शुरू हो गया, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। कवि को यह याद रहता है कि जहां उसे जाना है वहां पर 2 मकानों के बाद एक बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था जो सिर्फ 1 मंजिला था। तो अब उसको याद आया कि जहां उसे जाना था, जो भी वहां पर 2 मकान के बाद, जहां उसे जाना था उसके 2 मकान के बाद 1 मंजिला एक घर था जो बिना रंग किया हुआ फाटक वाला घर था। तो ये उसकी पहचान थी। लेकिन जब वो पहुंचा तो क्या हुआ, वहां पर चीजें बदल गईं। अब क्या हुआ, वहां पर जो है नया निर्माण हो गया। इसके विपरीत खुशबू रचने वाले हाथ उपरोक्त सभी सुख सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन अब इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो एक पल में अनेक सदियां बीत गई हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, दूसरी कविता के बारे में भी उन्होंने आपको बता दिया कि जो ये कविता उन्होंने दी थी, पुराने निशान धोखा दे जाते हैं, पुराने निशान धोखा दिए, लोहे के फाटक वाला हो गया। अब इसी के विपरीत जो इन्होंने दूसरी कविता लिखी है वो कहीं बिल्कुल अलग ही कविता है, ये चीज भी उन्होंने इसमें मेंशन कर दी। अब इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो एक पल में अनेक सदियां बीत गई हैं। इन सब समस्याओं के कारण कभी एक घर पीछे या 2 घर आगे निकल जाता है, क्योंकि उसे अपना घर पहचानने में परेशानी होती है। उसने जो निशानियां बना रखी थी वे तो सब मिट गई हैं। अब क्या होता है, अब उसे जिस मकान में पहुंचना था, अब उस मकान के आगे 1 मंजिला मकान था, लेकिन अब वहाँ क्या हुआ, वहाँ निर्माण होकर वो 1 मंजिला एक इमारत बहुमंजिला हो गई, फाटक भी रंग दिया गया। अब वो क्या है, या तो वो एक मकान पीछे पहुँच रहा है, एक मकान आगे पहुँच रहा है, हर घर को खटखटा कर पूछ रहा है क्या ये मेरा घर है, क्या मेरा घर है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको जाना कहाँ है, ये परेशानी उसको हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है प्रश्न संख्या 16। खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने खुशबू के पीछे छिपे बदबूदार सच को उजागर किया है, स्पष्ट कीजिए। सही बात है, जो हमारे घरों में खुशबू रच रहे हैं हाथ, उनका अपना जीवन बहुत ही बदबू भरा है। क्यों? क्योंकि वो जिन जगहों पर रह रहे हैं वो जगहें बहुत ही ज़्यादा बदबू वाली हैं। इतनी गंदगी है वहाँ पर कि वहाँ रहना, 1 मिनट सांस लेना दूभर है, लेकिन वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो इस खुशबू के पीछे बहुत सारी गंदगी और जो बदबू है उसके बारे में कवि ने हमें इस कविता में परिचित कराया है। खुशबू रचते हाथ कविता में कवि ने खुशबू का नहीं बल्कि खुशबू के पीछे छिपे बदबूदार सच को उजागर किया। हम ये नहीं बताया है कि हमारे घर में अगरबत्तियाँ जो जल रही हैं वो कैसी है, वो बता रहे हैं कि उनको बनाने वाली जो जगहें हैं वो किस तरीके की हैं। खुशबू रचने वाले हाथ नाक फटे वाली बदबू भरे इलाके में रहते हैं।
तो खुशबू रखने वाला जो हाथ है वो नाक फटने वाली बदबू, यानी कि ऐसी बदबू जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी जगहों पर वो हाथ रहते हैं। बदबू केवल वातावरण में नहीं है, यह लोगों के जीवन में भी प्रवेश कर गई है। चारों ओर गंदगी का वातावरण है, वे उस एहसास से परे केवल अगरबत्तियां बनाने में लगे हैं। मतलब वो रहते रहते वहां ऐसे आदी हो चुके हैं कि उनके लिए अब वो बदबू कोई मायने नहीं रखती। उनका ध्येय क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगरबत्ती बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करो और अपना जीवन यापन करो, ये उनका ध्येय है और वो इसी काम में लगे हुए हैं। जबकि उस बदबू जो है वो उनका जीवन के अंदर उतर चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ कितनी त्रासद अवस्था है कि खुशबू का व्यापार करने वाले हाथ सुख सुविधा संपन्न है। क्या है, जो व्यापार कर रहे हैं खुशबू का, उनके पास सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, साफ सुथरे स्वस्थ वातावरण में रहते हैं, सब सुख सुविधाएं उनके इर्द गिर्द है। यानी कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो और जो इसका व्यापार कर रहे हैं वो सभी अच्छे परिवारों में, सुख संपन्न परिवारों में रहते हैं। लेकिन इन्हें बनाने वाले कितनी गंदी जगहों पर रहते हैं। उन्हें तो इस विषय में सोचने की भी शायद फुर्सत नहीं मिलती होगी। इसीलिए हाथों के कटे फटे, नसों के उभरे होने, कोमल कठोर तथा पिटे होने पर भी खुशबू रचने का काम नहीं रुकता है। मतलब उनके हाथ चाहे कट भी जाएं, उनको जितनी भी तकलीफ हो, मगर वो अपना काम जारी रखते हैं, अर्थात अगरबत्ती बनाते ही रहते हैं। वातावरण और आपसी संबंधों में उठती भयंकर बदबू के बाद भी खुशबूदार वस्तु की खुशबू में कोई कमी नहीं आती। मतलब चारों तरफ इतनी गंदगी है, सब कुछ है, उनकी अपनी शारीरिक आर्थिक परिस्थितियां इतनी खराब है, लेकिन तब भी वो जो अगरबत्ती बना रहे हैं उनकी खुशबू में 1% का भी कमी नहीं आती है। इतनी अच्छी खुशबू हमारे घरों में होती है। इसी खुशबू का बदबूदार सच कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पर इस कविता में उन्होंने हमको ये नहीं बताया कि हमारे घर में महकने वाली अगरबत्तियाँ कैसी हैं, उन्होंने उस जीवन के बारे में बताया है, इन अगरबत्तियों को जो लोग बनाते हैं उनका खुद का जीवन, उनकी परिस्थितियां, उनका परिवेश, उनका वातावरण किस तरीके का है, इस बारे में कवि ने हमें इस कविता में बताया है। तो ये हमने अच्छे से इस कविता में समझा। ठीक है, तो अब इस प्रश्न के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। तो दोनों ही कविताओं के प्रश्न हमने आपको कराए जो सब्जेक्टिव थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, तो इनको देखकर आप उन्हें तैयारी कर सकते हो। तो इस चैप्टर के साथ हमारी ये जो बुक थी स्पर्श भाग 1, इसके सभी चैप्टर के हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। अच्छे से हो गया। अभी हमारी एक बुक और बाकी है, वो है संचयन भाग 1। तो उसके भी जो चैप्टर्स हैं उनके भी हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्द ही लेकर आ रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट बुक के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।